हेलो विट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और अगर हम लोग सीधे तरीके से बात करें तो हमारे 28 आर्टिकल्स हो गए थे कंप्लीट किसके फंडामेंटल राइट्स के। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 29 में। तो भैया अब हमारा आर्टिकल आता है क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो भैया ये आर्टिकल किस में दिए गए हैं, 29 और 30 में दिए गए हैं। और हम लोग बात करें दीज प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेव गार्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि ये जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये सेव गार्ड करते हैं किसके राइट्स, माइनॉरिटीज़ के राइट। तो भैया माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो अगर माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो भैया माइनॉरिटीज़ हमारे कंट्री के अंदर दो प्रकार की हैं, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक, यानी कि जिनकी जनसंख्या कम होती है किसी बेसिस पर, वो तो हम लोग आगे ही चल के बात करेंगे। टू द कंजर्व देयर कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो भैया उनकी सेफ गार्ड करने के लिए उनके राइट्स किसको सेव करने के लिए, उनका कल्चर, उनका जो हम लोग बात करें कल्चर के बारे में, तो मैंने काफ़ी कुछ पहले ही कंप्लीट करा दिया है। तो भैया अगर आप लोगों को बहुत डिटेल समझना है तो यूपीएससी का लेक्चर लेक्चर डले हुए हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसमें कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से बताया, तो थोड़ा बहुत अभी भी बता देता हूँ। जैसे कल्चर क्या होता है कि हम लोग कैसे रहते हैं, कि हमारे पास क्या नॉलेज है हमारे कल्चर को लेकर, हमारा मतलब एक तरीके से नॉलेज हमारे एटमॉस्फेयर को लेकर, अपने आसपास के लोगों मतलब कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, तो ये सब हमारा कल्चर होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो भारतीय संविधान के ये प्रोविज़न अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जैसे हमारा आर्टिकल क्या है, हमारा आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो भैया अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो भैया हमारे यहाँ पे दो प्रकार की माइनॉरिटीज़ देखने को मिलती हैं। एक तो होती है धार्मिक माइनॉरिटीज़, यानी कि धर्म के आधार पर। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ कौन-कौन सी हैं, तो भैया अगर हिंदूज़ की बात करें तो इनकी जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है, बाकी अदर धर्मों की कंपैरिज़न तो भैया ये कौन है, मेजॉरिटी है अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें। और वही बात करें दूसरी कम्युनिटी, जैसे अपनी मुस्लिम कम्युनिटी हुई, या फिर अपनी सिख कम्युनिटी हुई, या फिर पारसी कम्युनिटी कम्युनिटी हुई, तो भैया ये इन लोगों की थोड़ी जनसंख्या थोड़ी कम है। कैसे-कैसे, मुस्लिमों की, सिखों की, पारसियों की, बौद्ध की, जैन की, ईसाइयों की, इनकी जनसंख्या थोड़ी कम देखने को मिलती है हमें। ठीक है, इतना क्लियर है? उम्मीद है कि इतना तो आपको पता होगा धार्मिक आधार पर कैसे माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं। दूसरी हम लोग देखेंगे भाषा के आधार पर, कि कुछ एक कंट्री के अंदर अपनी कंट्री के अंदर जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, तो मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो अगर भाषा के आधार पर बात की जाए तो भैया भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज़ कौन होती हैं? जो कि ऐसे लोग जो कि मतलब जो हमारे देश के अंदर ऐसी भाषाएँ भी हैं, हमें पता है कि कुछ भाषाएँ बहुत लार्ज लेवल पर बोली जाती हैं और कुछ भाषाएँ बहुत कम बोली जाती हैं। मतलब उन कम कम बोलने वाली भाषाओं को लोगों वो को ही हम लोग बात करते हैं, वो लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब यही है कि जो ऐसी भाषाएँ जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं, उन्हें भी माइनॉरिटीज़ के अंदर रख दिया जाता है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो ये हो गया, धर्म के आधार पर हमने ये देखा कि ऐसे लोग जिनकी जो धर्म मतलब ऐसे धर्म जिनको मानने वाले कम हैं, तो उनको भी माइनॉरिटीज़ के अंदर रख देते हैं। धार्मिक माइनॉरिटीज़ वो होती हैं, और वहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे तो हमने बात कर ही ली है अभी हाल। तो इसके अंदर आर्टिकल 29 के अंदर हम लोग पहले प्रोविज़न्स देखते हैं कौन-कौन से आते हैं। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट हमसे कहता है, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, यानी कि नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे सुरक्षित करने का अधिकार होगा। यानी कि भैया अब जो भी उनकी अब माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनकी जो भी क्या है, उनका जो भी अपनी विशिष्ट भाषा है, यानी कि उनकी लैंग्वेज है, या फिर लिपि, यानी कि जैसे कि लिपि की बात करें तो भैया अगर हिंदी लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है, तो ऐसी अलग-अलग लिपि होती हैं। तो लिपि या संस्कृति, कल्चर के बारे में, यानी कि उनका जो रहने का, खाने का, पीने का ढंग है, वो कैसा है, तो उसको सुरक्षित करने का अधिकार होगा। मतलब जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं, तो भैया वो अपनी लैंग्वेज को बचा सकते हैं, और उनकी लैंग्वेज हुई, उनका स्क्रिप्ट्स हुई, और उनका कल्चर हुआ, तो भैया उनको अपनी जो कल्चर है और इन लैंग्वेज वगैरह है, इन सबको प्रोटेक्शन करने का राइट मिला हुआ है। ठीक है?
और भैया अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल की बात हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि पंजाबियों में अमन पंजाबी हमारे जितने भी भाई हैं, तो भैया उनकी जो हम लोग बात करें भाषा भी है, तो पंजाबी भाषा होती है। अगर पंजाबी भाषा है तो भैया कौन-सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी कल्चर भी है, परोठे खाने हैं, लस्सी खानी है, भैया लस्सी पिएँगे मस्त। भाई कुछ भी कहो यार, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो गज़ब बनाया भाइयों ने, दिल खुश हो जाता है। आलू के पराठे एक नंबर। इवन कि मैं ये नहीं कह सकता मेरे फेवरेट हैं, बट छोड़ आज तो छोड़ूँगा नहीं, तो ये सीन रहता है। तो हम लोग बात करें कि अब भैया वो अगर चाहें तो अपनी आने वाली कल्चर के लिए अपना जो ट्रेडिशन है, हम लोग बात करें कल्चर है और स्क्रिप्ट वगैरह है, ये बचाना चाहें तो भैया उनके पास राइट है, ठीक है? अब भैया दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं इस आर्टिकल का। नो सिटीज़न शैल बी डिनाइड एडमिशन admission into any educational institute maintained by the state or receiving aid out of state funds or arounds only of religion, race, caste और language। यानी कि किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य राज्य मतलब क्या है, सरकार द्वारा संचालित या राज्य के बाहर से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। इसको समझते हैं, ये क्या हमारा पॉइंट क्या कहता है? तो भैया इसका अगर सीधे तरीके से अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सीधा एग्ज़ाम्पल यही हो जाएगा हमारा कि भैया ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो कि हम लोग बात करें जो कि जिसको जो कि गवर्नमेंट का हो या फिर हम लोग बात करें गवर्नमेंट से फंडेड हो, तो भैया ऐसे इंस्टीट्यूशन किसी को कास्ट, रेस, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर भैया उन्हें रोक नहीं सकते हैं एडमिशन लेने से। जैसे कि अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे बीएचयू है हमारी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो भैया वो ऐसा नहीं है कि जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मान चलिए कि ऐसा उन्होंने क्राइटेरिया बना के नहीं रख सकते हैं कि भैया कोई क्या हम हिंदू ही कोई हम एडमिशन देंगे। मान चलिए कि वहाँ पे कोई मुस्लिम भाई आ गए हमारे, तो भैया वो आए तो भैया ऐसा नहीं है कि वो मना कर सकते हैं कि भैया जाओ हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। या फिर वो क्रिश्चियन भाई आ गए तो भैया उन्हें मना कर दिया कि भैया हम केवल हिंदुओं को ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। या फिर हम लोग बात करें कि भैया दूसरा एग्जाम्पल की तरह बात करें तो जैसे हमने किसके बारे में बात कर ली, रिलीजन देख ली, रेस, तो भैया अगर कोई हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ गया, तो ये वो कह रहे हैं भैया आपकी रेशियल अगर आप मोंगलोइड हैं तो भैया आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं, तो भैया हम लोग तो केवल आर्यन प्रजाति के लोगों को भैया हम एडमिशन देते हैं। और भैया कास्ट की बात करें तो भैया कास्ट के बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि भैया किसी पर्टिकुलर कास्ट को ही एडमिशन दे रहे हैं, आप भैया उस कास्ट के क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं, तो भैया हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। या फिर लैंग्वेज की बात करें तो भैया कोई साउथ इंडिया से आ जाए बीएचयू में पढ़ने के लिए, तो भैया वो कह रहे हैं अंकल जी हमको पढ़ने को दीजिए, तो भैया हमारी तमिल थोड़ी अच्छी नहीं है। मेरी एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा सीन है, तो वो कह रहे हैं तो अब लैंग्वेज के बेसिस पे भी ऐसा नहीं है कि एडमिशन उसका रोक सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सबके लिए अलाउड है, हर इंडियन सिटीजन के लिए मतलब हर किसी के लिए अलाउड है। क्लियर है इतना? ऐसा नहीं है कि किसी लैंग्वेज या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं हमारे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के हों या फिर गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। तो भैया आर्टिकल 29 हमारा हो गया कंप्लीट। अब बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में, आर्टिकल 30 के बारे में। यानी कि 30वां आर्टिकल हमारा क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, तो भैया राइट टू यानी कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो भैया इसको समझते हैं, पहले इसके आर्टिकल की ओर तो बढ़ चलें पहले। तो आर्टिकल ये रहा हमारा आर्टिकल, तो भैया इसको समझते हैं हम। तो क्या कहता है हमारा ये आर्टिकल, हम लोग इसको देखते हैं। द दिस प्रोविजन ग्रांट्स माइनॉरिटीज बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक certain rights such as the right to establish and administer educational institution of their choice, the right of impart education to their children in its own language etc। तो क्या कहना चाहता है, इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यह प्राविधान अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई दोनों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे अपनी पसंद के शैक्षणिक
संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। तो इसको समझते हैं अब एग्ज़ाम्पल की मदद से। तो भैया इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने आर्टिकल 29 में हमने बात की थी कि भैया आर्टिकल 29 में हमने क्या देखा था कि भैया माइनॉरिटीज़ के पास राइट्स थे कि भैया वो अपनी लैंग्वेजेस को बचा सकते थे। तो इस आर्टिकल के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भैया जो अब वो आर्टिकल में हमने देखा कि भैया अपनी लैंग्वेजेस को बचा सकते हैं, तो कैसे बचा सकते हैं? तो उसको बचाने का तरीका बताया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। तो कैसे बचा सकते हैं? जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें संस्कृत की बात करें तो भैया स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज उन्हें बचानी है, तो जो लैंग्वेज बचानी है तो भैया उसी मतलब इंस्टीट्यूशन खोल दो अपना और उसमें अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दो। जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्कूलों में संस्कृत वगैरह पढ़ाई जाती है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। तो जैसे 10th हो जाता है, 10th के बाद हमारे पास सब्जेक्ट को चॉइस करने की ऑप्शन मिल जाती है, पर उससे पहले जो हम लोग बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन होती है भैया, और अगर लैंग्वेज में मिल जाए तो भैया हमें एक तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि भैया कि हमने एजुकेशन उस लैंग्वेज में दे दी है, यानी कि उस लैंग्वेज का जो ज्ञान था वो उस बच्चे को आ चुका है अब। तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि इस प्रोविज़न के तहत कि भैया हम अपने अपने हिसाब से मतलब अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, तो उसमें हमारे कल्चर के बारे में या फिर हम लोग बात करें अपनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर। क्लियर? जैसे कि हम लोग बात करें कुछ जैसे पंजाब में पंजाबी चलवाई जाती है, पंजाबी बोर्ड से करने वालों को, उसी प्रकार हमारे यहाँ पे संस्कृत वगैरह चली जाती है। इवन कि मैं तो अपने स्कूल में देखता था कि हम जहाँ पे मैं पढ़ाता था अभी कुछ दिनों पहले तक, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अभी सरकार की तरफ से कुछ दिनों पहले एक संस्कृत वाली मैम भेजी गई थी कि संस्कृत को इंट्रोड्यूस मतलब बच्चों को सिखाने के लिए कोई 25 सीज़न की उनकी क्लास लगी थी कि बच्चों को सिखाने के लिए छोटा-बड़ा या फिर कुछ वर्ड्स को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो काफ़ी मेडल वगैरह मिले थे। गवर्नमेंट की तरफ से आया था वो कुछ सीन, ठीक है? तो ऐसा सीन रहने वाला है। क्लियर है इतना? तो भैया उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 30 समझ में आया हो। अब भैया आप बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32 की। तो आर्टिकल नंबर 32 हमसे क्या कहता है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 हमसे कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर हम लोग बात करें अब भैया हम अ, इसको समझते हैं पहले, इसको समझते हैं पहले। तो क्या कहता है ये, इट कन्फर्स द राइट, यानी कि इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द सेम। इट मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग द सेम। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें लागू करने के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। यह इसके संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। तो भैया अगर हम लोग पहले इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड। और दूसरा क्या है, द सुप्रीम कोर्ट shall have the power to issue directions and order to और rates for the enforcement of the fundamental rights। तो अब भैया इसको समझते हैं। तो भैया अब समझते हैं क्या है हमारा आर्टिकल 32। तो भैया अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर ये आर्टिकल 32 हो ना, तो भैया अगर ये ना हो तो भैया हमारे बाकी सब फंडामेंटल राइट सब बेकार हैं, इनका कोई मतलब नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया आर्टिकल 32 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 32 हमसे ये कहता है कि व्यक्ति के जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, यानी कि वायलेशन हो, यानी कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे छीने जा रहे हैं, तो भैया वो उनको बचाने के लिए किसके पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो अब भैया सुप्रीम कोर्ट के पास तो चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास भैया पावर्स हैं। कैसी? कि जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, यानी कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे छीन लिए जाते हैं, हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग बात करें कि उनको प्रोटेक्शन कैसे करेगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स हैं। रिट्स के बारे में आई थिंक ये आने वाला चैप्टर है, एक्चुअली मैंने पहले ही पढ़ा के डाल दिया है, तो ये देख सकते हैं। रिट्स से भैया ऐसे अधिकार होते हैं या फिर ऐसी ऐसी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती हैं और हाई कोर्ट के पास भी होती हैं, जिनको जारी करके वो सरकार से काम करवा सकती है, किसी से भी काम करा सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स जारी करने की, यानी कि परमादेश जारी करने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू मतलब उनके पास रेट्स वगैरह रहती हैं, तो भैया वो किसी को आदेश दे सकती हैं किसी काम करने के लिए कि भैया हम आपको आदेश देते हैं कि भैया ऐसा काम होना चाहिए और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कब? जब उनके किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही यही, और उसी के साथ हाई कोर्ट के पास भी ये भैया रेट्स को जारी करने की पावर होती है, ठीक है।
इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर या गारंटर कहा गया है। यानी कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन है या गारंटर कौन है? भैया सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि अगर कोई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई अगर वायलेट करता है तो भैया हम लोग किसके पास जा सकते हैं? हम लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं भैया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो भैया इनका कुछ कीजिए। आया समझ में? तो ऐसा कुछ सीन रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।